Very good morning, all of you. Guest has also joined, so let's start. Again, good morning, all of you. Good morning, Aruna ma'am. Thank you for giving Good your morning. valuable time. Good morning. आज आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। 6 दिसंबर 2024 को चिंतामणि कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस गोंड पिपरी फ्रॉम महाराष्ट्र इंडिया, ये एनएसएस और आईसीसी नेशनल सर्विस स्कीम सेल एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी फ्रॉम आवर कॉलेज विथ इंडियन कैंसर सोसाइटी दिल्ली एंड विजय लक्ष्मी फाउंडेशन एनजीओ, इन सभी के साथ इनके सहकार्य से आज इस वेबिनार का आयोजन किया गया है। इंडियन कैंसर सोसाइटी से जुड़ी रिसोर्स पर्सन जो आज हमारे साथ जुड़ी है, मिसेस अरुणा उमत जी, ये हमें आज सर्वाइकल कैंसर एंड एचपीवी वैक्सीनेशन पर कुछ लाभकारी जानकारी देंगी। आप सभी से निवेदन है कि कृपया कार्यक्रम का डेकोरम बनाए रखें और आप अपने ऑडियो वीडियो कार्यक्रम के दौरान, वेबिनार टॉक के दौरान ऑफ रखें। इस विषय पर यानी कि गर्भाशय के कैंसर और उसके वैक्सीन की जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारी आज की अतिथि देने जा रही है, आशा है कि आप सभी इस जानकारी को और महिलाओं तक पहुंचाएं और स्पीकर द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन का पूरी तरह लाभ लें। इस प्रोग्राम में आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगी एनएसएस कोऑर्डिनेटर फ्रॉम चिंतामणि कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस गोंड पिपरी, श्री महेंद्र अक्कलवार सर को, ताकि वो एक वेलकम एड्रेस दे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारे आदर्श श्री वसंतराव दंतुलवार जी के सिद्धांत विद्याधन सर्व धन प्रदानम को बरकरार रखते हुए चिंतामणि महाविद्यालय वर्षों से इस क्षेत्र में नई पीढ़ी की बुनियाद पक्की बना रहा है। हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना अपने आदर्श वाक्य में मैं नहीं आपके अनुसार हमेशा समाज कल्याण के लिए युवाओं को एक्टिव रखता है। हमारा एनएसएस पदक इसी पथ पर चलते हुए ये वेबिनार लाया है। आज के रिसोर्स पर्सन अरुणा उम्मत जी द्वारा एनएसएस कोऑर्डिनेटर के बिहाफ पे इस प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं सभी कोलैबोरेटर्स को। आगे यहाँ पर मैं विजय लक्ष्मी फाउंडेशन के चीफ मिस्टर राहुल गुलाटी जी, इन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वह वेलकम एड्रेस करें। Hello, am I audible to everybody? यस सर। जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम आप सभी का कि आप सभी ने मौका दिया मुझे। और ऑन बिहाफ ऑफ विजयलक्ष्मी फाउंडेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ बेसिकली। सो माय नेम इज़ राहुल गुलाटी और मैं इस समय फ़िलहाल जलंधर से आपके साथ जुड़ा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपने मुझे ये मौका दिया और पूरे विजयलक्ष्मी फाउंडेशन टीम को ये मौका दिया कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करके इस विषय के ऊपर लोगों के बीच अवेयरनेस फैला सके। और इसके बीच में सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो पूरे इवेंट की कड़ी रही, पूनम मैम, जिन्होंने हर किसी को जोड़ा, जैसे कि अरुणा मैम हो गए, चिंतामणि कॉलेज हो गए, एनएसएस कोऑर्डिनेटर्स हो गए, और हमारे साथ जितने भी साथी है। सो थैंक यू सो मच पूनम मैम। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो होस्टिंग इंस्टीट्यूट है, चिंतामणि कॉलेज ऑफ आर्ट। पूनम मैम काफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए थे बहुत समय से और बताते रहते थे चिंतामणि कॉलेज ऑफ आर्ट एक्टिविटीज़ के बारे में। सो बहुत अच्छा लगता था कि कैसे नॉर्थ इंडिया में भी मतलब जानने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में किस तरीके के काम हो रहे हैं, वहाँ के जो कॉलेजेस है टायर 1 टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के किस तरीके से सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं। सो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन हैं मैडम अरुणा जी, मैं इनके बारे में देख रहा था इनकी वेबसाइट के ऊपर, इंडियन कैंसर सोसाइटी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच कि आपने समय दिया आज हमें और ऑडियंस को आज आप अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम, इट्स आवर प्लेजर टू ज्वाइन यू। और आपके जो भी आज आप हमें बताएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इन एक्टिविटीज़ को और आगे लेके जाएंगे और जनता के बीच में और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे और क्या क्या इसकी रेमेडीज हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है
कि क्या क्या इसकी रेमेडीज हो सकती है, कैसे हम जन जन तक इसकी रेमेडीज को पहुंचा सके। मेन विषय वो है, क्योंकि क्या होता है कि ये एक ऐसा विषय है जो कि पहली बात तो इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता कि ये हो गया। जब अवेयरनेस आती है तो इसके इलाज ही एक मिथ बना हुआ है कि इलाज ही इसका इतना महंगा है, क्योर हो नहीं सकता, इसकी कहाँ से वैक्सीनेशन मिलेगी, वो सारी चीजें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इन विषय के ऊपर आगे भी काम करते रहेंगे, निरंतर जुड़े रहेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम। और मैं आखिर में फिर से पूनम मैम का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, sir. At this point, I invite our principal, Dr. Mohan Giriya sir, for inaugural address. सभी को मेरा नमस्कार। श्री समर्थ शिक्षण संस्था अहेरी महाराष्ट्र द्वारा संचालित चिंतामणि कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस गोंडपिपरी एक उच्च शिक्षण संस्थान है। के हमारे पूज्य स्वर्गीय श्री वसंतराव जी दोंतुलवार की दूरदर्शिता के फलस्वरूप 2009 से आज तक शिक्षा का दान करता आ रहा है। बीएससी बीए के साथ अब हमारे कॉलेज में 5 ब्रांच में एमएससी भी शुरू किया गया है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस क्षेत्र के विकास के लिए युवा को तैयार करने में, समाज कल्याण व जनहित की गतिविधि करने में, महिलाओं को विविध रूप से प्रशिक्षण और संरक्षित करने में हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना सेल और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हमेशा तत्पर और अग्रिम होते हैं। इनके द्वारा ज्वाइंट कॉन्सेप्चुअलाइज किए गए आज के इस वेबिनार में हमारे कोलेब्रेशन इंडियन कैंसर सोसाइटी और विजयलक्ष्मी फाउंडेशन को इस अच्छे काम के लिए Thank you, sir. Now let me introduce formally you all to our guest. Our today's guest is Mrs. Aruna Umadji. She had been in education field for physics, both at school and college level, for 40 years. She joined Indian Cancer Society Delhi in 2012 after retirement from service to contribute to community welfare and engage herself meaningfully. She is presently Joint Secretary Awareness and Training and is also coordinator of faculty development programs. We welcome you, Madam. Now I request you to please continue with your session. Thank you very much. And I Yes, ma'am, thank please. कॉलेज सबका धन्यवाद करती हूँ, पर्टिकुलरली डॉक्टर पूनम का, जिन्होंने पहले फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लिया और उन्होंने हमें इनवाइट किया कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज बात करें। तो मैं आपको गर्भाशय के मुंह के कैंसर के बारे में बात करूंगी। गर्भाशय का नहीं, लेकिन गर्भाशय के मुंह का कारण, मुंह का कैंसर, और इसे कहते हैं सर्विकल कैंसर। सर्विक्स जो होता है वो गर्भाशय के मुंह को कहते हैं। वैसे तो सर्विक्स लोग गर्दन को कहते हैं अक्सर, सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस कि हमारे यहाँ बहुत दर्द हो रही है। लेकिन इतनी अज्ञानता है कि लोग यही समझते हैं कि ये शायद वही सर्विक्स है। ये गर्दन जरूर है, लेकिन गर्भाशय के मुंह की गर्दन है, गर्भाशय की गर्दन है ये। मैं पहले अपनी प्लीज अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन। Yes, ma'am. Yes, please share. Okay. Can we all see it? Yes, ma'am. Okay. आज हम गर्भाशय के मुंह के कैंसर की बात करेंगे। ये विश्व भर में नंबर 2 नंबर का महिलाओं में पाया जाने वाला कैंसर है। मुझे माफ करेंगे अगर मैं कभी कभी बीच में इंग्लिश में बोल परूं, क्योंकि यहाँ ज्यादा आदत हमें उसके बोलने की है, पर फिर भी बहुत कोशिश करूंगी कि हिंदी में ही ज्यादा बोलूं। ठीक है, आप दोनों का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। नाउ ये जो सर्विकल कैंसर है, ये इंडिया का इसमें बर्डन तकरीबन तकरीबन विश्व के 1/6 बर्डन को ये बियर करता है। और ये ज्यादातर कैंसर
रूरल एरिया में पाया जाता है या लो मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज में पाया जाता है, क्योंकि वहां पर अज्ञानता बहुत ज्यादा है हेल्थ इश्यूज के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये है क्या, ये सर्विक्स क्या होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये जो यहाँ पर यूट्रस लिखा है, इसका मतलब है गर्भाशय। इससे नीचे आइएगा तो वहां पर आपको सर्विक्स होगा, जो कि उसकी गर्भाशय की गर्दन का हिस्सा है। सो ये सर्विक्स जो है या गर्भाशय के जो गर्भाशय का मुंह है, जो ये क्या क्या काम करता है, इसके बारे में पहले उनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं क्विकली। एक तो महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, माहवारी जो आती है हर महीने, तो ये उसको उस ब्लीडिंग को रक्त के को बाहर निकालता है। और दूसरा कारण है सेक्सुअल, दूसरा जो फंक्शन है वो है सेक्सुअल एक्टिविटी। इस सर्विक्स के थ्रू ही सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, और पुरुष के जो स्पर्म्स हैं वो ओवरी से, अंडाशय से जो अंडा बाहर निकलता है उसको ये फर्टिलाइज कर सकता है। फिर है प्रेगनेंसी में इसका क्या महत्व है। जब जब किसी महिला को प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो ये सर्विक्स है, उसकी वॉल्स जो हैं वो बहुत, उसके वॉल्स बहुत थिक हो जाती हैं, और वो गर्भाशय को सील कर देता है, बंद कर देता है, ताकि जो अंदर में फीटस पल रहा है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। फिर जब लेबर पेन्स होती हैं या चाइल्ड बर्थ होना होता है, तो ये जो सर्विक्स है वो उसकी दीवारें पतली हो जाती हैं और वो डायलेट हो जाता है, उसका मुंह खुल जाता है ताकि चाइल्ड बर्थ आसानी से हो सके। सो इसके ये 4 मेन फंक्शंस हैं। अब है कि इसका कारण क्या है, क्यों ये गर्भाशय का कैंसर होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, जोखिम के क्या कारण हैं। वैसे तो ये जो है, ये इसका मेन कारण तो है एचपीवी इन्फेक्शन। एचपीवी एक ऐसा वायरस है जिसका पूरा नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो जो सेक्सुअल एक्टिविटी से महिला के अंदर प्रवेश कर जाता है, और अगर ये आमतौर पे हर एक महिला कोई भी हो जो सेक्सुअल एक्टिविटी में है, तो उसमें क्या होता है कि उसको, उसमें ये इन्फेक्शन कभी ना कभी जिंदगी में जरूर आती है, लेकिन उसकी अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है तो वो उसे अपने आप क्लियर कर देती है। अगर आपने जेनेटल हाइजीन रखी हुई है तो वो महिला के से ये इन्फेक्शन निकल जाता है, धुल जाता है। लेकिन अगर ये किसी वजह से वायरस की इन्फेक्शन लगातार चलती रहे, उसको हम कहते हैं परसिस्टेंट इन्फेक्शन, परसिस्टेंट अनट्रीटेड इन्फेक्शन, तो ये कभी लंबे समय के बाद कैंसर का रूप धारण कर सकती है। और फिर उसके इस एचपीवी इन्फेक्शन के और क्या के अलावा और क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। आमतौर पे हमने देखा है कि रूरल एरियाज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत जल्दी बाल विवाह होने लगते हैं, इस और जल्दी बच्चे भी पैदा होते हैं उम्र से जल्दी, तो उनकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। और फिर ज्यादा बच्चे होना, जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाना, चाहे शादी हो चाहे ना हो, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स का होना, किसी महिला के अगर ज्यादा सेक्स पार्टनर्स हैं या उसका अपना पार्टनर कई महिलाओं से संबंध रखता है, तो संभोग करता है, तो भी ये कारण हो सकता है। और फिर है पुअर जेनिटल हाइजीन, अपने अंदरूनी पार्ट्स की स्वच्छता का ध्यान ना रखना। ये जो अभी तक मैंने कारण बताए हैं, इन सब से क्या होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं इंटरनल पार्ट्स के, इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के महिला के, तो उनमें दरारें पड़ जाती हैं, उनमें लीजन्स आ जाती हैं, उनमें इंजरी हो सकती है, क्योंकि एक के बाद एक बच्चा एक एक साल के बाद, 2-2 साल के बाद होना
और जल्दी हो जाना, जबकि उसकी बॉडी इंटरनल पार्ट्स इतने डेवलप नहीं हुए, तो इस वजह से उसके अंदर लीजन्स पैदा हो जाती हैं और एचपीवी वायरस वहां पर घर बना लेता है। फिर है को इन्फेक्शन विद एचआईवी। एचआईवी एड्स के बारे में आपने सुना होगा। तो उसकी अगर किसी महिला को एचआईवी एड्स हो तो उसकी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत खराब हो जाती है और वो एचपीवी वायरस को क्लियर नहीं कर सकती। फिर है धूम्रपान सेवन। ये बहुत से कैंसर्स की वजह है और इससे हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स और क्या हैं? ये तो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं, और ये रिस्क फैक्टर्स के क्यों आ जाते हैं इसकी हम एक जल्दी से एक बात करते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि ये कैंसर अंदरूनी पार्ट का होता है, तो इसलिए हमारे बहुत सोसाइटी में ऐसा स्टिग्मा है, ऐसा है कि इस बारे में हम बात नहीं करते ज्यादा, खासकर इग्नोरेंट फैमिलीज में जो पढ़ी लिखी नहीं होती। तो अगर किसी महिला को कोई तकलीफ हो अंदरूनी पार्ट्स की, तो वो किसी से बात भी करती है तो उसको चुप करा दिया जाता है कि ऐसी बात नहीं करते हैं, अपने आप ठीक हो जाएगा। सो फिर दूसरी वजह है कि हमारे आमतौर पे लोअर इनकम ग्रुप में इतनी ज्यादा प्राइवेसी नहीं है, अच्छे घर नहीं है सबके पास, शौचालय नहीं है, तो महिला को बाहर जाके अपने आप को रिलीज करना पड़ता है, और उसके पास कोई इसने पढ़ी लिखी ना होने करके उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी नहीं वो रख पाती, सैनिटरी नैपकिन्स नहीं यूज करती, गंदे वंदे कपड़े यूज करते हैं। सो इससे जो अंदरूनी पार्ट्स हैं उसके, और उसमें उनको खराब होने में या उनमें इंजरी आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और एचपीवी इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाती है। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि ये नंबर 2 कैंसर है, कॉमन कैंसर है। नंबर 1 पे क्या है? वो है ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन फिर भी ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में जागरूकता इससे ज्यादा है, और वो एक ऐसा पार्ट है जिसे महिला वो स्वयं देख सकती है कि उसमें कोई इंजरी तो नहीं है, या उसमें कोई उसके स्तन में कोई बदलाव तो नहीं आया है, लेकिन अंदरूनी पार्ट्स का उसको ये भी नहीं पता होता कि ये स्थित कहाँ है और कैसे उसके बारे में बात करनी है। फिर है इसके लक्षण क्या है? शुरू शुरू में इस कैंसर के कोई भी लक्षण नहीं होते, कोई दर्द नहीं होती और कोई भी लक्षण नहीं होते। इस बाद में जब ये पनप जाता है तो कुछ लक्षण मैं बता रही हूँ। एक तो है कि इरेगुलर पीरियड्स होना, मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 26-28 दिन का, उसके बीच में भी ब्लीडिंग शुरू हो जाना, वो भी एक कारण है। ब्लीडिंग इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना या पेन होना, बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, और जब माहवारी खत्म हो जाती है, जिसको हम मीनोपॉज स्टेज कहते हैं, वो नॉर्मली 50 साल के बाद आती है महिला में, तो उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो तो वो बहुत बड़ा एक लक्षण है और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए ताकि जल्दी से उसका निदान हो सके। इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज अगर हो, चेंज इन उसके उसके कलर में कोई बदलाव आ जाए, जरूरी नहीं कि लाल हो, भूरा निकले, सफेद ना हो, तो पेल्विक एरिया की पेन, दर्द हो, और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये सब ऐसे लक्षण हैं जो इशारा कर सकते हैं कि ये इस कैंसर के होने के चांसेस हैं। ये जरूरी नहीं है कि उससे कैंसर ही हो, लेकिन जरूर कोई ना कोई इन्फेक्शन अंदर है जिसको जरूर एग्जामिन करवाना चाहिए। फिर है कि ये जो मैंने बताया कि ये एचपीवी वायरस है, जिसको मैंने यहाँ लिखा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि सब में होता है और अपने आप से वो ठीक भी हो जाता है या धुल जाता है। आमतौर पे इसके कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए रेगुलर स्क्रीनिंग करानी बहुत आवश्यक है। अपनी जांच महिलाओं को जरूर करवानी चाहिए, जिसके बारे में मैं आगे जाके बात करूंगी। ये जो एचपीवी वायरस है, इसके बहुत से प्रकार हैं। इसकी मैं एक उदाहरण आपको कोविड के कोरोना वायरस के साथ देती हूँ। अगर आपको याद हो, कोरोना ने वायरस ने बहुत से अपने रूप बदले थे। कोई कभी डेल्टा, कभी डेल्टा प्लस,
कभी ओमिक्रॉन एंड सो ऑन। कुछ उनमें बहुत खतरनाक थे, जैसे डेल्टा प्लस बहुत खतरनाक था, बहुत सी डेथ्स हुई उस पीरियड में जब डेल्टा वायरस प्लस वायरस आया। इसी तरह इस वायरस के 200 के करीब प्रकार हैं, लेकिन उनमें सारे प्रकार इतने डेंजरस नहीं हैं, इतने खतरनाक नहीं हैं। तकरीबन दो तो बहुत ही खतरनाक हैं जो जरूर सर्विकल कैंसर करवा सकते हैं अगर वो उनको पहले ना पकड़ा जाए, और उनको हम नाम से नहीं जानते, जैसे डेल्टा ओमिक्रॉन वगैरह हैं, उनको हम नंबर्स से जानते हैं। और उनके दो जो डेंजरस स्ट्रेन्स हैं, डेंजरस प्रकार हैं, खतरनाक प्रकार हैं, उनके नंबर हैं 16 और 18। और अगर कोई और प्रकार हैं जो इतने डेंजरस नहीं है पर फिर भी डेंजरस हैं, वो हैं 6, 11, 31, 31, 35 आदि। वो उनमें कैंसर होने के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन उनसे जेनाइटल वॉर्ट्स हो सकते हैं। अब है कि इस एचपी वायरस से कौन कौन से कैंसर होते हैं। हम आमतौर पे आज जो बात करेंगे सिर्फ सर्विकल कैंसर या गर्भाशय के मुंह के कैंसर के बारे में करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी और कैंसर हो सकते हैं एचपीवी वायरस से। ये है, नीचे से शुरू करते हैं, वेजाइना और वाल्वा। जो वेजाइना है वो आपने पहली उसमें देखा होगा, वो इस सर्विक्स के बाहर होता है, और जो बाहर का एरिया होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसको वल्वा बोलते हैं। दूसरा है एनल, जहां से हम स्टूल्स पास करते हैं, उसका कैंसर भी हो सकता है। और तीसरा है ओरोफेरेंजियल। ओरोफेरेंजियल है ये जो हमारी गर्दन है, उसके थ्रोट के पिछले हिस्से में जो कैंसर होता है, और वो अंदर मुंह के अंदर जहां से हमारी ऊपर का तालुआ शुरू होता है, उसका कैंसर है। और ये कैंसर क्यों होते हैं? ये भी सेक्स की वजह से ही होते हैं, लेकिन ये अननेचुरल सेक्स हैं। ओरोफेरेंजियल जो गर्दन थ्रोट का है, अंदर के गले का गर्दन है पीछे के हिस्से का, वो ओरल सेक्स की वजह से हो सकता है। और जो एनल और वेजाइनल कैंसर्स हैं, एनस का और वेजाइना का, वो भी अननेचुरल सेक्स की वजह से, एनल सेक्स की वजह से हो सकता है। और सर्विकल कैंसर जो है वो, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये नहीं कि ये एचपीवी इन्फेक्शन सिर्फ महिलाओं को ही प्रभावित करती है, ये पुरुषों को भी उतनी ही खतरनाक है। उनके लिए भी ओरल सेक्स की वजह से गले का कैंसर हो सकता है, और तंबाकू की वजह से तो होता ही होता है। लेकिन ये आज हम तंबाकू के बारे में बात नहीं कर रहे, तो हम खाली सेक्सुअल एक्टिविटी की का कारण इसको बता रहे हैं। और फिर ये पिनाइल और एनल कैंसर, जो महिलाओं में भी है एनल कैंसर, पिनाइल कैंसर, पेनिस का जो कैंसर है पुरुषों में, वो भी इसकी वजह से, एचपीवी की वजह से होता है। फिर हम है कि इस कैंसर को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इस इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें नियमित रूप से महिलाओं को कैंसर स्क्रीन और सर्विकल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। उसके कई टेस्ट हैं, क्योंकि ये कैंसर जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल, ये जो पेनिट्रेटिव सेक्स से ही हो। अगर कोई जेनिटल कांटेक्ट भी, आपस में बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है, तब भी ये कैंसर होने की संभावना हो सकती है। और इसमें जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, वो भी शायद पूरा हेल्प, मतलब सपोर्ट नहीं देते। और ये कैंसर वैसे जो एचपीवी इन्फेक्शन जब परसिस्ट करने लगे, जब मतलब पकड़ी ना जाए और रहे बहुत लंबे समय तक, तो ये कैंसर का रूप तकरीबन 10-15 साल में लेती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको जल्दी पकड़ में आ जाए, ताकि ये 10-15 साल का इसको टाइम ही ना मिले कैंसर में बदलने के लिए। फिर है कि
अगर ये जल्दी पकड़ में आ जाता है, जल्दी इसका निदान हो जाता है, तो इसका जो ट्रीटमेंट टाइम है वो भी बहुत कम लगेगा, पैसे भी बहुत कम लगेंगे, और इलाज भी के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं। हम 4 टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो मैं पहले 2 बता रही हूँ वो आमतौर पर रूरल एरियाज में ज्यादा फायदेमंद हैं, और होते भी वही हैं लो इनकम ग्रुप में, क्योंकि ये ज्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं हैं, लेकिन ये बहुत रिलायबल टेस्ट भी नहीं है। तो पहला टेस्ट क्या है जो बहुत ही आसान है, जिसको करने के लिए किसी हेल्थ प्रोवाइडर का, हेल्थ वर्कर का की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेल्थ वर्कर मीन्स ना कोई नर्स या डॉक्टर की खास ज़रूरत नहीं पड़ती। आमतौर पे किसी को भी ये सिखाया जा सकता है, जैसे आशा वर्कर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, उनको भी ये ट्रेनिंग दी जा सकती है। इसमें क्या होता है कि हम एक बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन, 3 या 5% एक एसिटिक एसिड का घोल लेते हैं। एसिटिक एसिड आप सब जानते होंगे, जो टीचर्स हैं, अपने घरों में भी, हमारी किचन में भी यूज होता है, जिसे हम सिरका बोलते हैं। इसको डाइल्यूट करके कॉटन के एक स्वैब के ऊपर, कॉटन के पीस के ऊपर लगाते हैं, और उसको सर्विक्स के अंदर उस एरिया को उसके साथ स्मियर करते हैं, उस सोल्यूशन के साथ। और फिर एक बहुत ब्राइट लाइट के अंदर के नीचे उस एरिया को देखा जाता है, सर्विस के पार्ट को जहां पर ये सोल्यूशन लगाई जाती है, उसमें उसको बड़े ब्राइट लाइट में देखा जाता है। और अगर वो हिस्सा वाइट दिखाई देने लगे, दैट मीन्स कि ये टेस्ट पॉजिटिव है, उसको, महिला को कोई ना कोई एचपीवी की इन्फेक्शन है। दूसरा इसी प्रकार का टेस्ट है कि एसिटिक एसिड या सिरके के बजाय अगर लुगोल्स आयोडीन एक केमिकल है, उसकी डाइल्यूट सोल्यूशन ली जाए, उसको भी ऐसे लगाया जाए जैसे पहले टेस्ट में लगाया गया था, और उसको भी अगर ब्राइट लाइट में देखा जाए, और जो एक्सपोज्ड एरिया है सर्विस का जहां पर वो अप्लाई किया गया है, अगर वो काला दिखाई दे या ब्राउन कलर का दिखाई दे, तो दैट मीन्स वहां इन्फेक्शन है। ये बहुत ही, मैंने बताया, कुछ भी सिरका खरीदने में, उसको पतला करने में कोई टाइम नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, तो ये बहुत ही आसान तरीका है, और सिर्फ इन्फेक्शन को ये बताएगा। उसके बाद फिर एडवांस टेस्टिंग की जरूरत है, लेकिन लार्ज स्केल पे ये पता लगाना भी जरूरी है कि किस किस को इन्फेक्शन है। लेकिन ये कैंसर का ये जो टेस्ट है, इसका एक ये नुकसान है कि इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कोई इसके बारे में कोई जांच जब हो जाती है तो कोई राइटिंग में नहीं आता कि कितनी इन्फेक्शन है। और एक आदमी के विजुअल उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी आंख की पहचान के ऊपर डिपेंड करता है कि ये उसको हिस्सा भूरा दिखाई दे रहा है कि वाइट दिखाई दे रहा है कि कैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए ये ज्यादा रिलायबल टेस्ट नहीं है। फिर हमारा दूसरा टेस्ट है जो काफी अच्छा है, वो बहुत ही मतलब इतना महंगा भी नहीं है, उसको कहते हैं पेप्समियर टेस्ट। पेप्समियर टेस्ट को में क्या करते हैं कि इसमें कोई नर्स या डॉक्टर की जरूरत है जो ट्रेंड हो इस काम में, और वो अंदर से वेजाइना के थ्रू सर्विक्स से का एक छोटा सा स्मीयर लेते हैं। स्मीयर का मतलब कुछ थोड़ा सा फ्लूइड लेते हैं, उसमें से उसको स्लाइड के ऊपर डालकर माइक्रोस्कोप के नीचे लैब में भेजा जाता है देखने के लिए। तो वो जो लैब वाले उसको टेस्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि इनके जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें कोई बदलाव तो नहीं आया। अगर आया है तो वो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। और ये टेस्ट लगातार 3 साल महिला को जरूर करवाना चाहिए। अगर वो नेगेटिव आए, उसमें कोई बदलाव ना आए, तो वो 3 साल तक क्या कहते हैं, वेट कर सकती है, उसको मिस कर सकती है, और उसके बाद फिर 3 साल तक लगातार इस टेस्ट को करवाना चाहिए। क्योंकि
देखिए, सेक्सुअल एक्टिविटी तो होती रहती है। जो महिला मैरिड है, बच्चे जिसके होने हैं, वो सेक्सुअल एक्टिविटी में होगी और एचपीवी वायरस होने के चांसेस भी होते रहेंगे। इसलिए ये टेस्ट लगातार करवाना चाहिए। ये टेस्ट हमारे इंडियन कैंसर सोसाइटी के जांच केंद्र में भी होता है। फिर चौथा टेस्ट है जो बहुत ही रिलायबल टेस्ट है, लेकिन काफी महंगा है और इसकी हर साल करवाने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं एचपीवी डीएनए टेस्ट। जो साइंस के टीचर हैं, यहाँ पर्टिकुलरली बायोलॉजी के अगर टीचर्स हैं बैठी हुई, तो वो उनको डीएनए का मतलब पता है। तो वो जेनेटिक मटेरियल होता है हमारी कोशिकाओं का, उसको चेक करता है कि कौन से, ये बताता है कि कौन से वायरस के कौन सी प्रकार ने इसको इन्फेक्शन दी है। देखिए, मैंने बताया आपको, जो पहला टेस्ट है वो सिर्फ यही बताएगा कि इसमें इन्फेक्शन हो रही है, सेल्स में चेंज आ रही है, कोशिकाओं में चेंज आ रही है, लेकिन ये बताएगा कि ये 16-18 का प्रकार है या कोई और 6-11 का है या 31-35 के नंबर का है, तो वो ये बताएगा। इसलिए ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, महत्वपूर्ण है, और इसको एक बार कराने के बाद 5 साल तक इसकी जरूरत नहीं पड़ती दोबारा कराने के लिए। अब है कि कब कब करवाना चाहिए। हर एक महिला जो 30 साल से ऊपर की उम्र की है और 65 साल तक, उसे रेगुलरली पैप्समियर टेस्ट करवाना चाहिए। और 3 साल तक लगातार, जैसे बताया गया, फिर थोड़ा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के थोड़ा गैप दे सकते हैं और उसके बाद फिर 3 साल लगातार करवाना चाहिए। और 70 साल के बाद उसको ये टेस्ट रोक सकते हैं, क्योंकि अगर एचपीवी इन्फेक्शन भी निकली तो वो 10-15 साल तक कैंसर का रूप धारण करेगी, तो इतना खतरा नहीं होता है। और जिनकी अंदर से बच्चेदानी या अंडाशय और सर्विक्स रिमूव किया जाता है, जिसको हिस्टेरेक्टमी कहते हैं, तो फिर इस टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, बशर्ते के पहले उनको कैंसर की वजह से ये रिमूव ना हुआ हो। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं इस कैंसर से बचने के लिए। ये सिर्फ एक ही कैंसर को नहीं बचाएगा, जितने मैंने आगे बताए हैं, चाहे वो पुरुषों के हैं या महिलाओं के हैं, उन सबसे बचाएगा। वो है टीकाकरण, वैक्सीनेशन, और उसको एचपीवी वैक्सीनेशन ही कहते हैं। अभी तक ये बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है, लोग बहुत कम इसके बारे में जानते हैं। और ये सर्विकल कैंसर को क्यों बचा सकता है? क्योंकि हमने बताया कि ये जेनिटल कांटेक्ट से भी हो सकती है इन्फेक्शन, और कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्डम्स वगैरह से नहीं, इसका बचाव नहीं होता। तो इसलिए ये वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। फिर ये इसके कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते इनिशियल स्टेज में, इसके लिए भी वैक्सीनेशन होना जरूरी है। और हमारी जो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो उनको हर एक महिला को के टेस्ट करने थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए अगर एचपीवी वैक्सीनेशन से उनका बचाव हो सके तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब ये वैक्सीनेशन कितने प्रकार की है? हम 3-4 वैक्सीनेशंस की बात करेंगे। एक कहते हैं बाईवेलेंट वैक्सीन। बाईवेलेंट का मतलब है कि जो दो स्ट्रेन्स से, दो प्रकार के एचपी वायरस से आप महिला को बचा सके। बाई का मतलब दो। तो वो कौन से स्ट्रेन्स हैं? 16 और 18, जो सबसे खतरनाक हैं और कैंसर को, सर्विकल कैंसर को के मेन चांसेस लाने का मतलब मेन रिस्क फैक्टर है। फिर है क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन, और ये जो वैक्सीन है पहले वाली बाईवेलेंट, ये 2 डोजेज में दी जाती है। और आमतौर ये जो सारी वैक्सीन हैं, ये 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियां और लड़कों को देनी चाहिए।
मैं लड़कों को भी बोलती हूँ, हालांकि वो इतने पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन उनको भी ये कैंसर हो सकते हैं, क्योंकि ये वैक्सीन अभी भारत में उपलब्ध नहीं थी, तो इसलिए बाहर से मंगानी पड़ती थी, महंगी भी बहुत है, तो इसलिए लोगों को जागरूकता भी नहीं है, इसलिए वो लड़कों की बात नहीं करते। लेकिन ये इक्वली लड़के और लड़कियों दोनों को 9 से 14 साल की उम्र में देनी चाहिए। फिर दूसरी जो है वैक्सीनेशन, क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन। क्वाड्रीवेलेंट का मतलब, क्वाड्री का मतलब चार, चार तरह के स्ट्रेन्स को ये बचा सकता है और से बचा सकता है। जो है 16-18 तो हर हालत में होगा, क्योंकि वो ही सर्विकल कैंसर को स्प्रेड करते हैं। 31 और 33 उससे भी जेनिटल वॉर्ट्स होते हैं। और ये बड़ी उम्र की महिलाएं भी ले सकती हैं गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से, 2 डोजेज या 3 डोजेज, जैसे भी किस उम्र में वो ले रही हैं। फिर तीसरा है नोनावेलेंट। नोनावेलेंट, नोना का मतलब है 9, ये हमें 9 तरह के स्ट्रेन से बचा सकता है। HPV के जो 9 प्रकार हैं उनसे ये वैक्सीन बचा सकती है। कौन कौन से हैं ये मैंने यहाँ लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35 नहीं, 31, 33, 45, 52 और 58। और ये 2 या 3 डोजेज में डॉक्टर की सलाह से महिला को लेने चाहिए। ये भी इफेक्टिव हैं जब 9 से 14 साल की उम्र में दिए जाएं। फिर है एक बहुत अच्छा एक माइलस्टोन हैपनिंग हुई है हमारे इसमें, इंडियन वैक्सीन भी बननी शुरू हो गई है। और ये जो वैक्सीन है ये 4 स्ट्रेन से हमें बचाता है, 6, 11, 16 और 18। 16, 18 तो आप हमेशा याद ही रखिए। ये इंडियन वैक्सीन कहाँ हो रही है? ये इंडियन वैक्सीन पूना में बन रही है। पूना सीरम इंस्टीट्यूट ने बना दी है। और आपने अगर पिछले साल सुना होगा, पिछले साल जून के महीने में शायद मतलब आ गई थी मार्केट में नहीं, मतलब बन गई थी। और लेकिन अभी तक ये इतनी मार्केट में आई नहीं है, क्योंकि अभी तक इसके क्या इसका रिटेल प्राइस रहेगी उसका फैसला नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने अभी वो इसके ऊपर विचार नहीं किया है पूरा। अब हमने ये सारी नॉर्मली 2 डोजेज में दी जाती हैं, लेकिन ऐसी स्टडीज हुई हैं, ऐसी रिसर्च हुई है कि इवन अगर आप एक भी डोज देंगे तब भी हमारी महिलाएं 85% तक उनकी प्रोटेक्शन हो सकती है, जो बहुत बड़ी बात है हमारे हिंदुस्तान जैसे ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में। अगर ये 85% भी इसका निदान हो सके इस वैक्सीनेशन के साथ, तो ये बहुत ही फायदेमंद रहेगी। और ये मैंने जैसे आगे भी बताया कि लड़कों को भी देनी चाहिए। और ये आमतौर पे बहुत बड़ी एक भ्रांति है, बहुत बड़ा वहम है कि ये जो है इससे कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं या कुछ है, ये ऐसे कोई भी बात नहीं है। बहुत सी रिसर्च हुई है, और जब भी कोई वैक्सीन निकलती है उसको पहले क्लिनिकल ट्रायल्स दी जाती हैं, बहुत समय तक पहले 100-200 लोगों में देखा जाता है कि क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1000-1200 में करा जाता है, और फिर ये बाहर पब्लिक के लिए निकलती है। इसलिए कोई इसका खतरा नहीं है। नॉर्मल रूटीन में जो कभी जहां पर वैक्सीन दी गई है, जहां पे इंजेक्शन दिया गया है, शायद वहां पर कोई थोड़ी सी सूजन आ जाए या कुछ खराश होने लगे या लाल लाल दिखाई देने लगे, अदरवाइज या छोटा मोटा कोई बुखार एक आध दिन के लिए जैसे फ्लू की मेडिसिन के साथ भी हो सकता है। ऐसे आम तौर पे जो टीकाकरण के बाद छोटे छोटे बात वो हो सकती है, जो एक आध दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन ये बहुत सेफ वैक्सीन हैं। अब है कि ये वैक्सीन बहुत सी कंट्रीज में नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आ गई है। जैसे हमारे बच्चों को
पोलियो डोज दी जाती है पैदा होते ही, और बहुत से चिकन पॉक्स और उसके वैक्सीनेशन की जाती थी यंग बच्चों को, जिनके बच्चे छोटे हैं, इंक्लूडिंग पूनम के का छोटा सा बच्चा है। सो उसको मालूम है कि कौन कौन सी वैक्सीनेशंस कब कब करवानी चाहिए। सो ये जो इसी तरह ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्वीडन, डेनमार्क में ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आ गया है। दैट मीन्स के हर एक लड़की और लड़के को ये 9 से 14 साल की उम्र में जरूर दी जाती है इन कंट्रीज में। इवन एशियन कंट्रीज जो हमारे जैसी ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि, उन्होंने भी अपनी नेशनल पॉलिसी में अडॉप्ट कर लिया है कि ये वैक्सीनेशन हमें बच्चों को देनी है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में दुर्भाग्यवश अभी तक ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं आया है। बहस बहुत ऊंचे लेवल पे हो रही है। पिछले, अगर आपको याद हो, जब ये बजट बनाया गया था, एग्जाम्पल दी गई थी, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने कहा था कि हमने ये बजट प्रोविजन रखी है वैक्सीनेशन लेने के लिए, और वो पूना जो इंस्टीट्यूट है जिसमें ये वैक्सीन बन रही है, उनके साथ बातचीत भी चल रही है कुछ रेट्स सेटल करने के लिए। अब मेरी ये लास्ट स्लाइड है ऑलमोस्ट, ये है कि WHO ने बहुत ही, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ इश्यूज के ऊपर सारी कंट्रीज को सलाह देती है और कुछ उनके लिए टारगेट्स फिक्स करती है। और इस सर्वाइकल कैंसर के अंडर उन्होंने एक सब कंट्रीज को ये संदेश दिया है कि इस सर्वाइकल कैंसर से हमें अपनी महिलाओं को बचाना ही बचाना है। इसलिए सब कंट्रीज जो है इसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है सबने 2030 तक। जो उसका टारगेट ईयर रखा है वो 2030 रखा है कि इस साल, इस तक 2030 तक ये सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेट होना चाहिए। एलिमिनेशन का क्या मतलब है कि 1 लाख महिलाओं के पीछे सिर्फ 4 महिलाओं से भी कम सर्विकल कैंसर के केसेस निकले। अभी हमारी कंट्री में 18 हैं, 1 लाख के पीछे 18 महिलाओं को सर्विकल कैंसर हो रहा है। सो ये काफी। काइंडली म्यूट योर सेल्फ प्लीज। फोटो कोणता सो पॉलिटिकल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट को ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा कि हम वैक्सीनेशन करके हम अपनी इस सर्विकल कैंसर को खत्म करने की कोशिश करें। तो इसके 3 स्टेप्स WHO ने रिकमेंड किए हैं। पहला है कि हमारी 90% लड़कियां को ये 14 साल तक ये वैक्सीनेशन जरूर देनी चाहिए। सो वैक्सीनेशन 15 साल तक हर एक लड़की को देनी चाहिए। इसमें अभी लड़कों की बात नहीं की है क्योंकि वैक्सीन इतनी उपलब्ध नहीं है। सो वो कहते हैं पहले महिलाओं को बचाओ, क्योंकि यही कैंसर जो है ये खतरनाक है जो महिलाओं में होता है। फिर दूसरा स्टेप है कि अगर कुछ महिलाएं को ये 70% महिलाओं को, कुछ नहीं 70% महिलाओं को 35 और 45 साल की उम्र में एक, जो हमने टेस्ट की बात की है, HPV DNA टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। पैप्समियर टेस्ट तो होना ही चाहिए, लगातार होना चाहिए हर साल। लेकिन 35 और 45 वर्ष की आयु में हर एक कंट्री में महिलाओं को ये टेस्ट जरूर फ्री देना चाहिए, करवाना चाहिए।
मतलब गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो क्या वो 35 और 45 क्यों? क्योंकि ये 15 साल तकरीबन लेता है HPV DNA के वायरस कैंसर का रूप धारण करने के लिए। सो अगर ये 35 वर्ष तक निकल आता है तो उसको जल्दी उसको मतलब उसका निदान हो सकता है, उसकी डिटेक्शन हो सकती है और वो क्योर हो सकता है और वो कैंसर की स्टेज तक नहीं पहुंचेगा। फिर है कि अगर फिर भी कुछ महिलाएं इससे इफेक्ट हो जाएं इस वायरस से, लगातार उसकी इन्फेक्शन चलती रहे उनमें, तो हमें 90% जितनी भी लेडीज बचेंगी उनकी 90% तक उनको उनका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट को करना चाहिए। सो ये 3 स्टेप्स के साथ सर्विकल कैंसर हर एक कंट्री में मतलब एलिमिनेशन की स्टेज तक आ सकता है। सो मैं हमारा ये मानना है कि अगर ये वैक्सीनेशन हमारी गवर्नमेंट अपनी इम्यूनाइजेशन स्कीम में ले आए और हम जागरूकता फैला सकें अपने स्कूल कॉलेजेस में, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये, जब भी कोई विषय उसे अंदर की अंदरूनी हिस्सों की बात करता है तो वो उसको हश हश करा जाता है, उसको चुप कराया जाता है कि हम छोटे बच्चों के साथ ऐसी बात नहीं करेंगे। उनके पेरेंट्स को मनाना बहुत मुश्किल है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, 9 से 14 साल की बच्चियां, वो स्कूलों में ही अभी होती हैं, आपके कॉलेज तक नहीं पहुंचती हैं। तो वो उनको उनके पेरेंट्स को जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है कि ये क्यों आवश्यक है ये वैक्सीनेशन। और मैं आपके कॉलेज को कहूंगी कि इवन आपकी जो यंगर जनरेशन है जो आपके कॉलेज में 18 साल के करीब आती हैं, अगर उन बच्चों में आप ये जागरूकता फैलाएं कि वो भी बच सकती हैं इस HPV वायरस से अगर वो वैक्सीनेशन कर लें। 9 से 14 साल का मतलब क्यों होता है? वो इसका एक तो मैंने बताया कि उनकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा होती है और ये माना गया है कि इस स्टेज तक कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगी बच्चों में। सो जब सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है तो इन्फेक्शन तब तक नहीं आता है। ये वैक्सीनेशन इन्फेक्शन होने से पहले पहले देनी जरूरी है। अगर HPV वैक्सीनेशन वायरस की इन्फेक्शन हो गई है तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है ये जो वैक्सीन है। सो इसलिए यंग लड़कियां जो हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई या वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्जेंट नहीं हैं, तो उनमें उनको अगर ये वैक्सीनेशन दी जाए तो वो बहुत इफेक्टिव हो सकती है। सो मेरा एनीवे I will now stop sharing with one message to the ladies, all the ladies, कि आप अपनी सेहत को प्रायोरिटी दीजिए। ये मत सोचिए कि हम पहले अपने बच्चों को संभाल लें, अपने पति को, अपने घर वालों को संभाल लें, लेकिन अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो आपकी फैमिली भी स्वस्थ रहेगी। इसलिए आप अपनी सेहत को निगलेक्ट मत करिएगा। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Please be with us for some time as the audience may interact. Yeah, if there are any questions, they can ask me. Yes, ma'am. And you can unmute, ask them to unmute also. If they can check something. यहाँ तो मुझे good morning के messages ही मिल रहे हैं. So I don't think there are any questions in the chat box. But if anyone wants to check up something, please feel free. मैम एक्चुअली ये सेम वेबिनार हमने हमारे इंस्टीट्यूट में भी वीडियो रिले किया हुआ है, तो वहाँ ऑफलाइन बैठकर भी स्टूडेंट्स एंड स्टाफ देख रहे हैं बड़े स्क्रीन पर, प्रोजेक्शन पर। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। हाँ आप जी, उसका हाँ जी। पहला आप लोग अगर पूछना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन चैट में लिख सकते हैं, या फिर इसके बाद में, पहले मैं पूछ रही हूँ कुछ क्वेश्चन जो आए हैं, उसके बाद आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्सीन जो आपने बताई, तो इनमें से वैक्सीन फ्री है या पेड है, और उसके चार्ज, और ये कहाँ से ले सकते हैं? ओके, ये जो पहली 3 वैक्सीन मैंने बताई हैं, जो बाइवेलेंट, क्वाड्रिवेलेंट, नानोवेलेंट,
नोनावेलेंट, वो सब इम्पोर्टेड वैक्सीन हैं और काफ़ी महंगी हैं। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होंगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में शायद नहीं होंगी। और ऐसा माना गया है कि मेरा ख्याल है एक डोज जो है वो शायद 4,000 के आसपास आती होगी। सो लेकिन जो पुणे वाला की आधार पुणे वाला ने पूना सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई है, वो पेपर्स में आया था कि उसका रेट 200 और 400 के बीच में फिक्स होगा। और ये कहा गया था कि गवर्नमेंट इसको फ्री स्कूलों में प्रोवाइड करेगी। और अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन अगर ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाए फ्री, तो ये फ्री भी दी जाएगी स्कूलों में, और अवेलेबल फ्रीली होगी तो ये आप मतलब पेरेंट्स जो हैं वो खरीद भी सकते हैं, इतनी महंगी नहीं है। सो अगर 200 और 400 के बीच में है तो दैट मीन्स 2 डोजेज भी अगर आप दें तब भी 800 के अंदर आ जाएगा। एक डोज तो अगर आप उस एज ग्रुप में 9 से 14 साल के बीच में देंगे तो बहुत इफेक्टिव होगी। बड़ी उम्र के बच्चों को या जैसे 26 साल तक शायद 2 वैक्सीन की जरूरत हो, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूं इसलिए मैं कोई सलाह नहीं दे सकती। ये सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के ही आपको बड़ी उम्र के लोगों को लेनी चाहिए। पीडियाट्रिस्ट जो हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, वो छोटे बच्चों के लिए सलाह देंगे जो 14 साल तक के की लड़कियां हैं। जी जी। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि इंस्टीट्यूट्स लाइक अस, जैसे एनजीओ है या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे टीनेज गर्ल्स के एडमिशंस हम्म होते हैं, तो हम्म कैन वी हैव सम स्क्रीनिंग प्रोग्राम? Well, you should not have a screening like pap smear or so because they are too young. We जी don't do pap smear normally below 30 years, though recommended तो कहते हैं कि 21 साल के बाद हो जाए, and maybe sexual activity also may start by that time. But it is little safe to have, I mean, not safe, it is recommended that, it is suggested, not recommended even, रिकमेंडेशन तो शायद लोअर एज का भी हो, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट बच्चों, छोटी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, बट ऑल लेडीज, ऑल women above 25-30 years can have pap smear test who are जी जी। married or into sexual activity. सो मीन्स कम्युनिटी सर्विस में इन सोसाइटी में जाकर हम ये करवा सकते हैं प्रोग्राम जनरल पब्लिक के लिए? जनरल पब्लिक में आप अवेयरनेस करवाइए। आई जी डोंट, अब हम तो जाते हैं, इंडियन कैंसर सोसाइटी तो कैंसर के ऊपर ही काम कर रही है, तो हमारी जी मोबाइल वैन्स हैं स्क्रीनिंग की, और हम लेकर जाते हैं, वो फिटेड होती हैं, एक्सरे मशीन्स, मेमोग्राफ्स, जो मेमोग्राफी आप अगर आप समझते हो, मेमोग्राम्स वो जी ब्रेस्ट जी। कैंसर को डिटेक्ट स्कैनिंग। करने के लिए एक्सरे होता है खास तरह का, वो भी जी उसमें में शामिल है। और जहाँ हम कैंप लगाते हैं अपना, तकरीबन 100 लोग हम सुबह से दोपहर तक कर लेते हैं, 9-10 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक ये स्क्रीनिंग हो जाती है उनकी, दोनों की, महिलाओं की भी पुरुषों की भी, और वो कम्युनिटी में ही होती है। बट देन देयर आर डॉक्टर्स गोइंग, वो चेस्ट एक्सरे लेते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट, टोबैको रिलेटेड जो कैंसर्स हैं, मुंह और हेड एंड नेक कैंसर्स, उनको उनकी जांच करते हैं। लेडी डॉक्टर जाती है जो स्तन कैंसर और गर्भाशय के मुंह के कैंसर की जांच करती है, पैप स्मीयर टेस्ट करती है। हम तो इवन जिसको इन्फेक्शन का खतरा दिखाई दे रहा हो, तो वो एचपीवी डीएनए भी हम फ्री कर देते हैं, क्योंकि हमारा कुछ लैब के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वो अदरवाइज इट इज अ पेड एक्टिविटी। हमें कुछ ना कुछ कभी अंडर सीएसआर एक्टिविटी या वो हो जाता है, फंड्स मिल जाते हैं तो हम फ्री करते हैं समुदाय में जाके। लेकिन क्या कहते हैं, ये जो टेस्ट है अदरवाइज पेड हो सकते हैं। आप देखिए कि आपके पास क्या स्क्रीनिंग फैसिलिटीज हैं। यहाँ पर रोटरी क्लब्स करते हैं बहुत से, जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अंडर सोशल सर्विस।
जी, उसी के हिसाब से पूछ रही थी मैं कि किसी के साथ कोलैबोरेशन में कोई मेडिकल फैसिलिटी है, इंस्टीट्यूट है, उनके साथ कोलैबोरेशन में स्क्रीनिंग हाँ, प्रोग्राम हो लेकिन सकता है। हम दिल्ली से बाहर नहीं जाते, इसलिए जी वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट। आई डोंट नो व्हाट इज मिस्टर राहुल्स फाउंडेशन डज। इट इज अ नेम गिवन, बट आई डोंट नो। मिस्टर राहुल, विल यू प्लीज लेट मी नो आपकी सर, प्लीज। फाउंडेशन क्या करती है? थैंक यू सो मच मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द प्रेजेंटेशन। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही वेल थॉरली एक्सप्लेन्ड प्रेजेंटेशन थी। मैं माफ़ी चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं बताना भूल गया कि हमारी फाउंडेशन क्या करती है। मुझे लगता था कि हमारे पास कम समय है, सो इसलिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन के दौरान नहीं बताया। सो बेसिकली विजयलक्ष्मी फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जिसमें ऑल ओवर इंडिया हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, जो कि हम काम करते हैं जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। इसके और ऊपर जेंडर जेंडर इक्वल। इक्वालिटी, या जेंडर इक्वल। तो सेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी डेवलप करने के लिए कुछ मेजर्स हम लेते हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे जो भी वल्नरेबल सेक्शंस है, डिप्राइव्ड सेक्शंस है, उनकी एम्पावरमेंट के लिए हम काम करते हैं। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, या फिर लिटरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं हम महिलाओं में, बच्चों में, उनके ऊपर हम काम करते हैं। बल्कि मेरा एक क्वेश्चन भी था, मैं वो भी आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे श्योर। आपने कहा कि जो भी सर्वाइकल कैंसर है लो इनकम एरियाज में बेसिकली पाया जाता है, या फिर जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन की कमी है। लेकिन मुझे लगता है कि आयरनी देखिए कि पाया तो लो इनकम ग्रुप्स में जाता है, लेकिन जो इसकी वैक्सीनेशंस है वो इतनी महंगी है कि वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, है ना। तो मेरा ये सवाल है मैम आपसे कि क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट की सब्सिडी प्लान्स है, कुछ ऐसा जो कि ऐसे लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने के लिए वो देते हैं, या फिर हम एज अ एनजीओ, एज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ऑन ग्राउंड पे हम ऐसी क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं कि उन लोगों को हम अवेयर कर सके, क्योंकि आज भी हम जैसे इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वैसे लोग तो इसमें नहीं जुड़े होंगे जो लो इनकम ग्रुप से आते हैं, क्योंकि इंटरनेट ही उनकी रीच में नहीं है। तो उन लोगों तक हम अवेयरनेस पहुंचाएं। तो ऐसा है कि इंटरनेट तो खैर बहुत लोगों की पहुंच में आ गया है, गलत इस्तेमाल भी हो रहा है बहुत, लेकिन सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सब कुछ है, कर सकते हैं आप उसके द्वारा भी। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ये वो सब चलता है। या फिर आपके कुछ ऐसे ट्रेंड वॉलंटियर्स हों जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं वैसे तो, और वो आगे जाके जागरूकता फैला सकते हैं। लेकिन उसके लिए काफी पहले पढ़ाइयाँ करनी पड़ती हैं या कुछ है। अब मैं चाहे प्रिंसिपल रही हूँ स्कूल में, लेकिन मुझे कैंसर के बारे में कुछ नहीं पता था। अब फिजिक्स की टीचर पढ़ा दिया, बच्चों को स्कूल चला दिए। लेकिन ऐसा नहीं। आप पूनम से पूछ सकते हैं, जब हमने उनका 8 दिन की ट्रेनिंग दी, कितना उनको आता था, कितना वो बाद में सीखी। सो इसलिए वो एक बहुत बड़ा इशू है जिसका मैं कोई ज्यादा फैसला नहीं कर सकती। लेकिन ये है जरूर कि आप कहीं किसी ना किसी को जोड़ के, अगर ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाए हिंदुस्तान में, तो वो वैक्सीन जरूर लगवा सकते हैं जाके उन जगहों पे। लेकिन कब वो वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल आ जाएगी मार्केट में, अफोर्डेबल हो जाएगी, वो एक इशू है। ये प्रेजेंट वाली तो नहीं ले सकते, इसमें कोई शक नहीं। वो 3 मेडिसिन्स तो सिर्फ वो ही लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते होंगे। लेकिन पुणे वाला का बहुत बड़ी मतलब उम्मीद है कि वो शुरू हो जाएगी। ठीक है हाँ जी, मैम। और कोई जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन? मैं उसी की मैम थोड़ा सा उसका कंटिन्यू करना चाहता हूँ जो आपने आंसर दिया। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, जैसे आप कह रहे थे कि इंटरनेट तो आजकल सभी के पास है, मैं बेसिकली बात कर रहा था आजकल बहुत से ऐसे रूरल एरियाज है जहाँ आज भी महिलाएं घूंघट में होती है। बिकॉज हम जाते हैं ग्राउंड पे तो हम देखते हैं कि मतलब उनको बोलना तक अलाउ नहीं होता। सारी जो कि पावर है वो घर के
आदमियों के पास रहती है। तो मैं बेसिकली उस ग्रुप के लिए आपसे सवाल करना चाह रहा था कि वहाँ पे क्या अवेयरनेस लाई जा सकती है। और जैसे आपने कहा कि मतलब वैक्सीनेशंस जो है ये पुणे वाला जी लेके आ रही है और अभी तक नहीं है। तो एक वैसे कहावत भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या हम जब इनिशियल स्टेज होता है इस कैंसर का, तो क्या उस स्टेज पे भी हमें वैक्सीनेशन की जरूरत होती है, या फिर हम सिर्फ उसको वहीं से डायग्नोस करके हम उसे वहीं पे रोक सकते हैं उसको आगे मैच्योर होने से? देखिए, ये वैक्सीनेशन इफेक्टिव होगी, मोस्ट इफेक्टिव, जब कोई इन्फेक्शन नहीं है। सो इसलिए ये बच्चों को ही दी जाती है ज्यादातर तक। और अगर ये इन्फेक्शन, अगर ये बड़ी उम्र की लेडीज को दी जाती है तो देन इवन ये माना गया है कि सपोजिंग किसी कोई महिला ने पहले सेक्सुअल एक्टिविटी करी, मैं बात कर रही हूँ जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं या कुछ है, तो वो जो पहली इन्फेक्शन चल रही है उसको वो नहीं रोक सकती, आगे को जो होने वाली इन्फेक्शन है उसी को रोकेगी ये वैक्सीन जो है। इसलिए ये आपकी फाउंडेशन, जो पहले तो आप जेंडर इक्वेलिटी में आप बहुत बढ़िया जो काम कर रहे हैं, उसी के थ्रू, इवन इफ द मेन फोक हैव ऑल द अथॉरिटी, somehow that must shift to ladies to some extent. सो अवेयरनेस एंड उनको अपने राइट्स पहचानने की जो बात है, वो उसके लिए एजुकेशन मिलनी जरूरी है। तभी हम ये, कौन इसमें जितने लोग भी आए उतने ही कम हैं। सो वो जागरूकता, आई थिंक हाफ द बैटल इज डन इफ पीपल आर अवेयर of their symptoms, of their risks, and then you strengthen them through gender equality to demand for their rights, that no means no. So that is it. थैंक यू मैम। सर और कुछ? बस, आप और कोई क्वेश्चंस हैं तो बोलिए। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोजीशन ऑफ यूट्रस इज रेट्रोवर्टेड, व्हाट आर द चांसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर? Retroverted, I will have to check what exactly it means. Can that person become here? नहीं, chat box में है। अर्चना लांडे जी का क्वेश्चन है, कैन यू अनम्यूट एंड आस्क? एक मिनट में देखती हूँ। Retroverted, रेट्रोवर्टेड। Good morning, madam. Good retroverted, morning, madam. हाँ जी। हाँ जी मैडम, पूछिए। Okay. Myself, Archana Lande. I am from Nagpur. Madam, my uterus is retroverted. It is in opposite direction. It is tilted towards spinal cord. So, Okay, we are not uh, talking, listen ma'am, we are not talking of the uterus. We are talking of the entry to the uterus. मैं okay. यूट्रस की बात नहीं करती, मैं सर्विक्स की बात कर रही हूँ जो यूट्रस के बाहर है। सो अच्छा, कैंसर अच्छा. चांस, हाँ जी, इन्फेक्शन तो वहां हो रही है। सो Okay, इसलिए, okay. हाँ, ओके, Okay. Thank you so much, madam. Thank you. वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अर्ली साइन ऑफ दिस कैंसर? अर्ली साइन, साइन तो मैंने, अर्ली साइन तो है ही नहीं ना कोई भी। अर्ली साइन तो है, मैंने बताया कि इस कैंसर के सिम्टम्स अर्ली स्टेज पे नहीं होते। एचपीवी इन्फेक्शन जब बढ़ती जाती है तो अंदर में, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आप 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं, आपकी माहवारी बंद हो गई लेकिन फिर कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कलर डिस्चार्ज हो रहा है, या ब्लीडिंग का स्पॉटिंग भी हुई है, वो बहुत खतरनाक है। इंटरकोर्स करते हुए, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए अगर कोई पेल्विक पेन ज्यादा है, दैट कुड बी a signal. But whether it is of cancer or of HPV infection, that one has to know when this started. So that is why the importance of regular screening. वो सिर्फ रेगुलर स्क्रीनिंग ही आपको बचा सकती है, और अपने आप नहीं पता लगता। इसीलिए तो हमने लिखा कि वो एसिम्टोमेटिक है, मतलब सिम्टम्स नहीं होते, इसीलिए स्क्रीनिंग की आवश्यकता है। जी जी। मैम, जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उसमें से लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वाइकल कैंसर जेनेटिक है क्या? जेनेटिक, इज इट जेनेटिक? नॉट रियली जेनेटिक एज नहीं है ये। ऐसा दूसरे कैंसर हैं, ओवेरियन जेनेटिक होता है,
लेकिन ये सर्विकल कैंसर जेनेटिक नहीं होता। आई डोंट थिंक, वैसे भी जेनेटिक का इतना लो परसेंटेज है, 3 to 4%, बट आई डोंट थिंक दैट इट इज जेनेटिक, but I may be wrong in it. So far I haven't heard of it. ओके ओके। सो ऑडियंस में से और कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर और कोई क्वेश्चंस आपके पास आए हैं? To the men, I would say I see lots of men, probably that's why there are no questions, but I will only say that if in your family you have ladies of that age group where screening is necessary, please, and they haven't done it so far, so please get it done. Yes, ma'am. All the men will definitely keep the recording and share it with their female partners and family members. Absolutely. You tell So you that ask our your objective partner, is you may done. not be even knowing it, and if the lady is smart enough going on her own, I'll be very happy. But do ask her. It's doubtful. Most of them don't get it done because there is no awareness about the screening also. Right, ma'am. Right. So I think there are no more questions. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Let's move forward to next part, that is vote of thanks. So first of all, as I told you all, we have today's guest, Mrs. Aruna Umat, ma'am, from Indian Cancer Society. Thank you so much, ma'am, for this valuable talk and all the information that you have given. ये सारी जानकारी सामान्य जनता तक पहुंचेगी रिकॉर्डिंग के द्वारा। ये जो प्रोग्राम हमने लिया है, इस सेशन को हम विजयलक्ष्मी फाउंडेशन एज वेल एज चिंतामणि कॉलेज दोनों के यूट्यूब चैनल पर भी टेलीकास्ट करेंगे, सो दैट वो वहां पर रहेगा और बहुत लोगों तक और भी पहुंचेगा एज पर देयर कन्वीनियंस ऑफ टाइम। सो वैक्सीन कॉजेस, बहुत सारे टेस्ट जिसमें से कुछ ऐसी थी जो आसानी से की जा सकती हैं, साथ में उसके फाइनेंशियल कंसर्न्स भी आपने बताया कि कौन सी एक्सेसिबल है, कौन सी नहीं है। इस सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो कि बहुत कम लोगों को पता था, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी है सभी को, लेकिन सर्वाइकल कैंसर क्या है और ये सेकेंड नंबर पर है, इतना बढ़ चुका है, इसकी जानकारी नहीं थी। तो ये सब आप ही से पता चला है हमें आज के इस सेशन के द्वारा। थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। सो हम ऐसी आशा करते हैं कि फ्यूचर में भी कभी और हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे एंड वी विल हैव सेशन टुगेदर अगेन। Thank you so much, ma'am. Thank you the college, and in particular Dr. Poonam for inviting me and giving me an opportunity. I'm not doctor, ma'am, just Poonam. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you on behalf of VLF and Chintamani College. Thank you. Thank you so much, all the audience, for being with us, giving your valuable time and gaining information from such guests. Madam.